Hello students, my name is Angad Upadhyay and now in this video we will study about chemical equations which comes in chapter chemical reaction and equation. Okay. तो हम ये समझने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, लेकिन बच्चों उन केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग 3 एक्टिविटीज़ को स्टडी करेंगे। समझते हैं सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1.1। बच्चों आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक्टिविटी नंबर 1.1 में क्या है। उस एक्टिविटी में देखना आपसे ये कह रहा होगा कि आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है। ये किसका रिबन है? मैग्नीशियम का है। ठीक है, तो वो कहता है कि इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्निंग करेंगे तो क्या ऑब्जर्व आएगा, क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त होगा। तो देखिए, जब भी आप इसे बर्न करोगे तो ये सही से बर्न नहीं करता है, लेकिन इसको अगर हमें सही से इसकी बर्निंग करानी होती है तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस पट्टी के ऊपर हम सैंड पेपर लगाते हैं। मतलब हम इस सैंड पेपर को उसको घिसते हैं। घिसने का यहाँ पे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों यहाँ पर ये होता है कि आपकी यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन होती है, इस रिबन पे कार्बोनेट की लेयर जमा हो जाती है। वह लेयर इसकी सही से बर्निंग नहीं होने देती, इसीलिए यहाँ पे सैंड पेपर के उसको रगड़ते हैं और उस लेयर को हटाते हैं ताकि इसकी बर्निंग सही से प्रारंभ हो जाए। अब देखिए, जब इसे हम बर्निंग करेंगे इसकी, तो ऑब्जर्वेशन बेटा ये आता है कि जैसे इसकी बर्निंग शुरू हो जाती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे ही बहुत ही तेज प्रकाश प्रोड्यूस होता है। यहाँ वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है और जब ये पूर्ण जल जाती है तो आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पे आपके सामने राख मिलती है, एस आपके सामने प्राप्त होता है। और तो जब भी हमने उस एस का स्टडी किया तो हमें पता लगा कि इस एस में मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरीके से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मीन्स इसमें मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ था। तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, तो बताते हैं आपको कि जब इसे जलाते हो तो कोई भी चीज़ का अगर कंबसन होना होता है, उसका जलना होता है, तो जलना प्रारंभ तभी होता है जब उसके पास ऑक्सीजन होगा। तो एक्चुअल में जब आपने इसको जलाया है तो इसमें मिल गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिलने के बाद इसकी बर्निंग प्रारंभ हो गई और लास्ट में सामने क्या बचा? एस बचा। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो हमने जब इसको मिलाया है, जब मिलाया है एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ में, या जब ऑक्सीजन इसमें मिला है, इसकी बर्निंग प्रारंभ हुई है, तो प्रोडक्ट के रूप में आपको बच्चों क्या मिला है? एक तरीके से राख मिली है जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ में आपको एनर्जी भी मिली है जो कि रोशनी के रूप से आपके सामने प्रकट हुई थी। ठीक है, ओके। तो ये एक्टिविटी नंबर बच्चों क्या थी? 1.1 थी। अब देखिए, समझते हैं बच्चों की एक्टिविटी नंबर। ओके, अब बच्चों समझते हैं एक्टिविटी नंबर 1.2। इस एक्टिविटी में बच्चों आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, हमने यहाँ बीकर ले रखा है। वो कह रहे हैं कि इस बीकर में मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन किसका है? तो वो कहते हैं यहाँ ये जो सॉल्यूशन है वो लेड नाइट्रेट का है। बच्चों किसका है? लेड नाइट्रेट का। अब आपसे बोल रहे हैं कि इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में वो यहाँ पे किसको डालते हैं? तो आंसर है वो यहाँ पे डाल रहे हैं किसको? पोटेशियम आयोडाइड को। पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पे डालते हैं। तो वो कहते हैं तो बताओ क्या ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो बताइए, देखिए बच्चों कि जैसे ही आप यहाँ इसको डालोगे तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होने लगती है। आपने पढ़ रखा है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है पढ़ रखा है। तो यहाँ प्रेसिपिटेट बनता है और उसका रंग जो होता है वो पीले रंग का होता है। तो कहने का मतलब है व्हेन यू मिक्स पोटेशियम आयोडाइड विद द नील नाइट्रेट, ऑन दैट टाइम यू विल फाउंड दैट देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रेसिपिटेट विच इज येलो इन कलर। और जब भी हम उस प्रेसिपिटेट की छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं एक्चुअली ये है क्या, तो पता लगता है यह आपके सामने होता है लेड आयोडाइड। इसका नाम क्या होता है? प्रेसिपिटेट का लेड आयोडाइड होता है। तो इस प्रकार से हमने एक्टिविटी नंबर 1.2 हो गई। तो आप सिंपल कह सकते हो कि सर एक्टिविटी नंबर 1.2 हमें एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता। और समझते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3। इस एक्टिविटी में तो बच्चों आपसे क्या कहा जा रहा है? इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास सपोज एक कॉनिकल फ्लास्क है, हमने अभी का ले रखा है। ठीक है, वो बोलते हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है H2SO4। तो बोलते हैं कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में वो किसको डालते हैं? तो आंसर है वो इसमें डालते हैं जिंक के कंकड़। वो यहाँ पे जिंक के पार्टिकल्स डाल देते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। तो बताते हैं आपसे, वो कहते हैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जिंक को डाल दोगे तो आप देखोगे यहाँ से
यहाँ से बबल्स चालू हो जाएंगे। बबल्स अगर लिक्विड में बनते हैं तो इसका मतलब वहाँ से गैस निकल रही है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि जब यहाँ संपूर्ण रूप से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद जब हम इस लिक्विड की टेस्टिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो सॉल्ट जैसा है। तो हम ये सिंपल बोलते हैं कि whenever we react जिंक विद द सल्फ्यूरिक एसिड ऑन दैट टाइम देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैस, मीन्स यहाँ पे गैस का उत्पादन हुआ है और साथ साथ जो और चीज़ बनी है वो कौन, एक सॉल्ट है। तो जब भी हमने इस सॉल्ट की स्टडी की तो पता लगता है यहाँ जो सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है ZnSO4, मतलब इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। बच्चों क्या नाम इसका होता है, जिंक सल्फेट। ओके बच्चों, हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि आपने जिंक की रिएक्शन करी थी, ठीक। मैग्नीशियम रिबन का एक तरीके से केमिकल बदलाव आपने देखा था। अब साइंटिस्ट इस चीज़ को कैसे रख रहे थे उस समय, उन्होंने क्या लिखा कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एस नॉन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक लाइन लग गई। दूसरी फिनोमेना क्या देखी, वो देख दिया व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड द गैस, वो गैस हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। तीसरी उन्होंने क्या लिखा, तो लिखा व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट नॉन एज द लेड आयोडाइड। तो ये सब लाइन लिख रहे थे। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी थी। अगर इन सभी एक्टिविटीज़ को लाइन में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ होगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि हम एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हम उन चीज़ों को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। उन्होंने कहा ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन मिली थी, बच्चों क्या मिली थी, ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिली थी तो आपके सामने बच्चों किसकी फॉर्मेशन हुई थी, राख की। और वो राख कौन सी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो बना है डेटा आपके सामने, इस डेटा में बच्चों क्या है, आपने वर्ड लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से ये इक्वेशन बनी थी। तो साइंटिस्टों ने कहा कि हम उस पूरी लाइन को जो पहले लिखी गई थी उसको हम बर्ड इक्वेशन के रूप में दिखा सकते हैं। इसका बच्चों नाम क्या रखा गया, इस इक्वेशन का नाम रखा गया बर्ड इक्वेशन। इसका नाम रखा गया बर्ड इक्वेशन, ठीक है। बर्ड इक्वेशन में दो साइड थी, आप देख सकते हो। एक है RHS बच्चों और एक है आपके सामने LHS। LHS में लिखते हैं वो लोग जिन्हें पार्टिसिपेशन करना है रिएक्शन में। RHS में लिखते हैं वो चीज़ जो बनकर आती है, मीन्स RHS में प्रोडक्ट और LHS में रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो एरो होता है, एरो इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट इस साइड बन रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑन दैट टाइम यू शुड हैव टू पुट प्रोडक्ट on the right hand side and reactant on the LHS means left hand side, ओके। अच्छा, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इस बर्ड इक्वेशन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि हम इस बर्ड इक्वेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल हैं हम उनके सिंबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखिएगा कि अगर हम मैग्नीशियम का सिंबल इस्तेमाल करें तो उसका सिंबल बच्चों क्या होता है, Mg। और जो ऑक्सीजन है उसका सिंबल क्या होता है, O2। और बना क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। फॉर्मूला ये रहा सिंबल, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने बर्ड इक्वेशन को मैंने किस रूप से लिखा, सिंबल और फॉर्मूले के रूप से मैंने यहाँ लिख दिया। तो जब भी बर्ड इक्वेशन को हम लिखते हैं सिंबल और फॉर्मूले के रूप में, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसी इक्वेशन जो बनती है आपके सामने उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम बच्चों क्या सीखा, तो केमिकल इक्वेशन की परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा ये होगी, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग chemical reaction in the form of symbol or formulas is known as the chemical equations। ये chemical equations होती हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर यहाँ पे हम एक चीज़ गौर करें, साइंटिस्ट ने एक चीज़ गौर किया कि जब वो बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस लिख रहे थे लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस करने को मिली। नोटिस करने को क्या मिली, तो देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, मैग्नीशियम कितना है, 1। लेकिन अगर वो रिएक्टेंट साइड देखते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन के हैं 2 और मैग्नीशियम कितना है, 1।
साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने एक लॉ को पढ़ा है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एलसीएम बोलते हैं। इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स, इट इज़ साइंस, ठीक है। तो ये लॉ ये कहता है कि प्रोडक्ट में जितना भी मास प्रेजेंट होगा वह मास बराबर होता है रिएक्टेंट के। मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास इक्वल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्वली चीज़ इसके तभी होगी जब नंबर ऑफ एटम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बराबर होंगे, किसके, रिएक्टेंट के। तो तब उन्होंने देखा यहाँ पे कमी है, हमें यहाँ पे इनकी बराबरी करानी होगी इन दोनों की, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये कहा कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो केमिकल इक्वेशन उन्होंने कहा दो प्रकार की बन जाएंगी। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दो प्रकार की बन जाएंगी। एक केमिकल इक्वेशन जो बनेगी उन्होंने कहा ये होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब जिस केमिकल इक्वेशन में बराबरी होती है, जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में, अगर ऐसा होता है तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जिसमें ऐसा चीज़ नहीं होता, जैसा ये एग्जांपल है, इसमें ये चीज़ नहीं है, बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप नीचे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसमें लिखेंगे पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसकी आप परिभाषा दे भी सकते हो क्या, इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ, या कह सकते हो नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम द रिएक्टेंट साइड, सच इज बैलेंस्ड। फिर आप नॉट लगा दो तो हो जाएगा अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ किसके लिए होगी, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो इक्वेशन बनी हुई है जो कि अभी अनबैलेंस्ड है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका एक दूसरा नाम रख दिया। वो नाम क्या था बच्चों, वो नाम होता है आपके सामने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका नाम क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही, सिर्फ इतना बता रही है कि आपने मैग्नीशियम को मिलाया ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, कोई इससे मतलब नहीं है कि बैलेंस है या नहीं। जैसे एक कंकाल होता है, कंकाल सिर्फ एक ह्यूमन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा कि ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पर उसके अंदर मास नहीं होता, मास का वहाँ पे इक्वल तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ऐसे इस इक्वेशन में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि भाई एक इक्वेशन थी जो फिनोमेना हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये मास का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही, तो उसका नाम क्या रख दिया, स्केलेटल है। ये सिर्फ स्केलेटॉन मतलब एक कंकाल के रूप से दिखा रही है, बस और कुछ नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स दिए जिनकी सहायता से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग जो होगी हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शंकर।